हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की ये जो क्लास है, बेसिकली आज से हमारा डीआई का जो नया स्पेशल बैच है, डीआई स्पेशल बैच, वो स्टार्ट हो रहा है। और इस क्लास में सबसे पहले तो ये जो बैच है ना, ये बैच एक बैंकिंग के जो सारे एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के जो सारे एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बैच है। तो हमारे बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हैं, जैसे अगर हम बात करें एसबीआई पीओ क्लर्क की, आईबीपीएस पीओ क्लर्क की, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जैसे आरबीआई क्लर्क हो, आरबीआई असिस्टेंट बोलते हैं, है ना, मतलब बात तो वही है लगभग। आरबीआई असिस्टेंट हो गया, या एलआईसी के जो एग्जाम्स हो गए, एएओ वगैरह, इन सब के ऊपर, राइट ना, इन सब में जितनी भी पूरी डीआई जो पूछी जाती है, वो सब पूरी की पूरी हम लोग कंप्लीट करेंगे इस बैच में। प्री लेवल प्लस मेंस लेवल, तो दोनों ही लेवल हम लोग करते हुए चलेंगे। अब जैसा कि आपको पता है, बैंक में प्री में जो सवाल पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उसमें डेटा लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल किसी भी फॉर्म में दिया होता है, हम उन्हें फटाफट से आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा मेंस में थोड़े से डिफरेंट सवाल होते हैं, थोड़े से क्या, कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो प्री लेवल और मेंस लेवल दोनों ही चीजें हम लोग करेंगे एक प्रॉपर डिटेल में। और इसमें, इस बैच में जो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो मेरा ये रहेगा कि आपको ऐसी अप्रोच बताई जाए, ऐसे मेथड्स बताए जाएं, या ऐसे सोचने के तरीके बताए जाएं, जिससे आप बैंकिंग के एग्जाम में आने वाले जो भी डीआई के सवाल हैं, आप उनको बहुत कम समय में फटाफट से सॉल्व कर सको, आप उनमें फंसो नहीं। राइट, डन। यार फीस, इसमें क्या फीस ज्यादा है, 599 है। 599 कहां से ज्यादा होती है ना। वो भी जब आपको पूरा कंप्लीट डीआई मिल रहा है, एक तो बैंक का, दूसरा आप एसएससी या किसी और सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपकी उसकी भी डीआई कवर हो जाएगी। डन। अब चलिए जरा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डीआई के बारे में। बच्चों, डीआई में कई बार हमें यह देख के लग सकता है कि डेटा पढ़ा, फटाफट आंसर दे दिए, हो गया। ऐसा नहीं होता है सीधा सीधा। अगर आपको कम समय में डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने, फटाफट निकालने, तो हमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पता होनी चाहिए जिनके माध्यम से हम क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सके। तो बहुत सारी हमें ऐसी टेक्निक हम इस बैच में सीखेंगे जिनके माध्यम से हम फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। अब आप इन्हें टेक्निक्स बोल दो या आप इन्हें टूल्स बोल दो, राइट, कि इन अ सेंस होता क्या है कि हम कई सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जहां पे डीआई के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे, राइट। अब इसी टूल्स में क्या है कि कई बार बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो चीज होती है कि अगर आपको डीआई में बढ़िया करना है, तो जो आपकी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ती है, बड़ी बेसिक सी चीज है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मैनी ऑफ द टाइम्स हमें प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग केवल ऑब्जर्वेशन से ही दे पाएंगे। डीआई में जो डेटा दिया जाता है, बेसिकली डेटा आपको लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट के फॉर्म में इसी वजह से दिया जाता है कि आप ग्राफ देख के कई सारी चीजों के बारे में सोच सको, ये आप ये उसमें मालूम कर सको कि क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या परसेंटेज इंक्रीज है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से हम बहुत सारी चीजें करेंगे। उसके अलावा कई बार हमें ऑप्शन से भी मदद मिलेगी, या ऑप्शंस को ऑब्जर्वेशन से कंबाइन करके करेंगे। वो आगे जब बढ़ेंगे धीरे, एक एक टूल के बारे में, एक एक टेक्निक के बारे में मैं आपको आराम से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम ये बात करें कि जैसे मैथ्स के कुछ एक चैप्टर होते हैं, उनके कंसेप्ट भी इस्तेमाल होते हैं प्री लेवल डीआई में भी, जैसे कि
परसेंटेज कैलकुलेशन हमें अच्छी खासी करनी पड़ती है, या परसेंटेज चैप्टर के जो कंसेप्ट होते हैं, एक के बाद एक परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, या परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, उन सब को भी हमें सही से पता होना चाहिए। डन, राइट। और उसके बाद में हम ये बात करते हैं जैसे कि रेशियो है, रेशियो चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो भी बहुत इस्तेमाल होते हैं, एवरेज चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ एक कंसेप्ट मैं आपको इस्तेमाल करके आज वाली क्लास में ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो देवज्योति, यस, इस क्लास में मेरा फोकस क्या रहेगा, अगर आपको बढ़िया करना है डीआई में, तो कुछ सवाल मैं आपको वो दूं जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग की ओर काम करे, कंसेप्ट बिल्डिंग कि जिनसे आप प्रॉपर कंसेप्ट सीख सको। उसके अलावा हम इस बैच में वो सवाल भी करेंगे जिससे आप टेक्निक्स या ट्रिक्स सीखोगे, जैसे हम फटाफट से सॉल्व कर सके। और जो भी हमने कंसेप्ट एंड ट्रिक्स सीखी हैं, उसके अलावा हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो पिछले 3-4 वर्षों में डिफरेंट बैंक एग्जाम्स में पूछे गए, पिछले 3-4 वर्षों में डिफरेंट बैंक एग्जाम्स में पूछे गए। तो इन अ सेंस हर चीज होगी इसमें, आपको वो सवाल भी मिलेंगे जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए रखे गए हैं, वो डीआई के सेट, आपको वो भी मिलेंगे जिनसे आपको टेक्निक में सिखा सकूं। उसके अलावा ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, राइट, ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे जो पिछले 3-4 वर्षों में जो बैंक के डिफरेंट एग्जाम्स में हमारे पास पूछे गए हैं। अब वो चाहे एसबीआई क्लर्क प्री हो या एसबीआई पीओ मेंस हो, हर लेवल के सवाल, राइट, वो सब हम करेंगे इस क्लास में। डन। तो यस दिव्य ज्योति, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और आराम से करेंगे डिटेल में, ठीक है, और ढेर सारे सवाल करेंगे। ओके, डन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहां पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास में कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्म में डेटा दिया जाता है, जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो क्या क्या डिफरेंट फॉर्म में है, तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास में बार ग्राफ आ सकता है, बार ग्राफ आ सकता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास डेटा आ सकता है बार ग्राफ फॉर्म में, है ना। दूसरा हमारे पास ऐसा भी हो सकता है लाइन ग्राफ आ जाए, हमारे पास लाइन ग्राफ के सवाल आ जाए, मतलब डेटा किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ये केवल डेटा देने का तरीका है। या फिर ये हो सकता है कि पाई चार्ट्स आ जाए, पाई चार्ट में एक सिंगल पाई चार्ट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है डबल पाई चार्ट। कभी कभार तो ऐसे सेट भी आते हैं जहां पे पाई चार्ट 4-4 हो गए, है ना, राइट। एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इससे पहले व्हाट आई विल डू कि हमारे पास डेटा किस फॉर्म में दिया जा सकता है, आराम से बात करते हैं पहले उसके बारे में। तो अगर मैं ये बात करूं कि डेटा किस फॉर्म में दिया जा सकता है, सबसे पहला मैं बोलूंगा कि डेटा आ सकता है टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में डेटा मतलब एक जिसे हम बोलते हैं टैबुलर डीआई। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली आपको ऐसे सेट्स मिलते हैं जहां पे टेबल पूरी कंप्लीट होती है, जनरली आपको ऐसे सेट्स मिलते हैं जहां पे टेबल पूरी कंप्लीट होती है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ, और ऐसे सेट्स भी पूछे जाते हैं जहां पे ऐसे सवाल भी होंगे जहां पे कुछ चीजें मिसिंग है। अब आपको करना क्या होगा, जो मिसिंग वाली चीजें हैं ना, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो मिसिंग टेबल हो या पूरी कंप्लीट टेबल हो, सब देखेंगे हम लोग। उसके अलावा जैसे बार ग्राफ है, बार ग्राफ हमारा नॉर्मल वाला भी हो सकता है, या इसके अलावा स्टैक्ड बार ग्राफ। बार ग्राफ में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, एक होता है स्टैक्ड बार ग्राफ। स्टैक्ड बार ग्राफ, एक के ऊपर एक चीजें स्टैक्ड होती हैं,
उसी में कई बार परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल होता है। वैसे मैं जब तक आपको दिखाऊंगा नहीं तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़े समय बाद में ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास हम बात करते हैं, जैसे कि लाइन ग्राफ के सवाल हो सकते हैं, या बेसिकली डेटा देने का तरीका है लाइन ग्राफ। अगली चीज है हमारे पास में कि पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स, राइट। पाई चार्ट्स में चीजें परसेंटेज में दे रखी हैं या चीजें डिग्री में दे रखी हैं। तो कई बार ऐसा भी होगा कि डिग्री से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, कई बार होगा कि नहीं करना होगा, है ना। तो एक पाई चार्ट है, दो पाई चार्ट है, तीन पाई चार्ट है, चार पाई चार्ट है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि मिक्स्ड फॉर्म में डेटा हो सकता है। मिक्स्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हो सकता है टेबल और बार ग्राफ को कंबाइन करके डेटा दे दिया जाए। कुछ टेबल में इंफॉर्मेशन है, कुछ बार ग्राफ में, या फिर कुछ लाइन ग्राफ में, कुछ पाई चार्ट में। इट कैन बी एनीथिंग, राइट। अब तो मिक्स फॉर्म में इट कैन बी एनीथिंग। अब इसी में हम अगली चीज आते हैं जिसे हम बोलते हैं केसलेट। आप ये समझ के चलना कि जो केसलेट्स होते हैं हमारे पास, बेसिकली छोटे छोटे केसेस जहां पे डेटा पैराग्राफ फॉर्म में दिया होता है, सेंटेंसेस लिखे होते हैं। तो इन केसलेट्स में है क्या कि इसमें दो तरीके होते हैं। प्री में जनरली जो केसलेट पूछी जाती हैं उसमें आपको डेटा पैराग्राफ से निकाल के एक टेबल बनानी पड़ती है, और मेंस में समटाइम्स जो चीज पूछी जाती है वो है कि कई बार आपको वेन डायग्राम्स भी बनाने पड़ते हैं। प्री में भी समटाइम्स आता है वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्री में टेबल, मेंस में ही वेन डायग्राम होगा। अब इट ऑल डिपेंड्स कि सवाल का लेवल क्या है, ठीक है। अब वंस अगेन एक चीज आप ध्यान से समझना कि बैंकिंग का कोई भी प्रीलिम का एग्जाम होता है तो उसमें होता क्या है कि हमारे पास जनरली दो सेट हमें दिखते ही हैं। तो टोटल 10 सवाल डीआई के हमें दिखते ही हैं, 10 क्वेश्चंस ऑफ डीआई। अब उन 10 क्वेश्चन में भी पहला जो 5 क्वेश्चन हो गए वो हो गए बच्चों इनमें से कोई, कि डेटा हमारा टैबुलर, डीआई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट या मिक्स फॉर्म। तो पहला जो हो गया उसमें होता है कि ग्राफ फॉर्म में डेटा दिया गया है। अगले जो 5 सवाल हो गए उसमें ये होता है कि केसलेट। तो जनरली अगर आप एग्जाम्स देखोगे तो उसमें ये दिखेगा कि एक केसलेट का सेट आता है, 5 सवाल उसके हो गए, और एक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट इसका सेट आता है, ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा अब अगर हम जो अगली जो बात कर रहे थे हम लोग, इसके अलावा और भी बहुत फॉर्म है। जैसे कि हमारे पास आता है राडार ग्राफ। राडार ग्राफ, ठीक है। ये चीजें होती क्या है ये थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, स्लाइड में रखा हुआ है, एग्जाम्पल्स हैं सब, राइट। उसके बाद में कई बार हमारा ये आता है स्कैटर्ड ग्राफ, जहां पे एक्स वाई एक्सिस पे अलग अलग चीजें दी जाती हैं। तो स्कैटर्ड ग्राफ, राइट। इसी में समटाइम्स हमारे पास हो जाता है कि बबल्स की फॉर्म में भी डेटा दिया होता है, बबल्स की फॉर्म में। और हम ये भी बोल सकते हैं कि समटाइम्स ऐसा भी होगा, यस, हाँ, जो ये स्पाइडर वेब हम जिसे बोल रहे हो ना आप, जो स्पाइडर वेब है वो दैट इज रडार ग्राफ ओनली। उसी का दूसरा नाम होता है स्पाइडर वेब, ठीक है। मकड़ी के जाले की फॉर्म में डेटा दिया होता है। डन डन डन। नहीं क्रिश, ये एक बैच है हमारा जो आज से शुरू हो रहा है, तो अभी चल रहा है उसमें इंट्रोडक्शन, आज पहली क्लास है। तो ये ऐप पे चलेगा, जो करियर विल ऐप है हमारा उस पे चलेगा, ठीक है। यस, डन। अच्छा, इसके अलावा समटाइम्स एग्जाम में फनल के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, या फिर कैंडल स्टिक ग्राफ, इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, या फिर कोई अदर फॉर्म भी हो सकती है, ट्रायंगल वगैरह की अदर फॉर्म्स भी हो सकती हैं। तो मेजरली ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें डेटा हमारा दिया जा सकता है।
तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमें ये वो डेटा दे सकते हैं। लेकिन अब इसी में है क्या कि अगर हम बात करें, ये तो वो हो गया कि किस फॉर्म में डेटा दिया होगा। अब अगर हम थोड़ा सा ये सोचें कि डेटा तो इस फॉर्म में दिया होगा, प्री में जो सवाल आते हैं जनरली उनमें क्या होता है कि आप डेटा पढ़ो, समझो, सवाल पढ़ो, आंसर दो, डायरेक्ट होते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और जो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है प्री में, राइट, उनमें आपको करना क्या होता है कि ये जो अल्टीमेटली इन चीजों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई सवाल रेशियो से हो जाएंगे, कहीं परसेंटेज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कहीं एवरेज वाली टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, राइट। अब ऑफ कोर्स फास्ट कैलकुलेशन तो होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास कैलकुलेटिव डीआई भी आती है। लेकिन हम ऐसी अप्रोचेस भी सीखेंगे जहां पे हम बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड भी कर सकते हैं। हर सवाल में अवॉइड नहीं होती है, कुछ में तो करनी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में जितनी बड़ी कैलकुलेशन लग रही होती है उतनी हमें करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो अब हम कई सारे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से करेंगे, अप्रोक्सीमेशन भी लगाते हैं, ऑप्शन बेसिस भी लगाते हैं, और बाकी टेक्निक्स भी हैं, राइट। चलिए, अब हम जो बात कर रहे थे, एक बार अगर मैं आपको वंस अगेन एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास बार ग्राफ आ सकता है, डेटा लाइन ग्राफ आ सकता है, सिंगल पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट। अगला जो है ये हमारा स्कैटर्ड है, इसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब ये होता है कि फैला हुआ। तो स्कैटर्ड ग्राफ में क्या होता है, अगर आप एक चीज देखोगे, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, वाई, क्योंकि बाकी सारी चीजें कॉमन है, वो आपको पता है। स्कैटर्ड थोड़ा कम दिखता है, राइट, लेकिन क्लास में हम डिटेल में करेंगे। यहां पे दो एक्सेस हमारे पास दे रखे हैं, एक और हमारे पास डेटा दिया गया है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब कितनी वस्तुएं बिकी, और दूसरी ओर हमारे पास डेटा दिया है एवरेज सेलिंग प्राइस, मतलब प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में बेचा। तो कितनी वस्तुएं बिकी, उसके अलावा हमें एक और चीज दे रखी है। पहली चीज है कितनी वस्तुएं बिकी, और दूसरी जो चीज है, बाय द वे यहां पे ये वाले जो चीजें हैं, क्या बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। मेजर पॉइंट जो है वो येलो वाले। बेसिकली सवाल ये कह क्या रहा है, सवाल बच्चों ये कह रहा है कि एक और हमारे पास लिखा है कितनी वस्तुएं बिकी, दूसरी ओर हमारे पास लिखा है एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस का मतलब होता है एक वस्तु को कितने रुपए पे बेचा। तो जैसे अगर मैं बात करूं ए की, तो ये जो ए है ना, ए यहां है, बेसिकली यहां है। तो ए जो टाइप ए की कितनी वस्तुएं बिकी, उसके लिए अगर आपने इधर चेक करोगे तो जो ए की वस्तुएं बिकी कितनी है, आप बोलोगे 72, है ना। और अगर एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब प्रत्येक ए वस्तु कितने रुपए पे बेची गई, तो अगर आप देखोगे तो 3000 और 4000 के बीच में है, ठीक। तो यहां पे 3500 आ गया। नहीं, ऐसे ही हम बी के बारे में सोच सकते हैं। जो बी है, बी टाइप की कितनी वस्तुएं बिकी, आप बोलोगे 54 बिकी हैं। और प्रत्येक बी टाइप की वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, वो आप बोलोगे 3000 रुपए में बेचा गया है। प्रत्येक बी टाइप की वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, 3000 रुपए में। समझ रहे हो। तो अगर दो चीजें हमारे पास दे रखी हैं, एक तो है कितनी वस्तुएं बिकी, दूसरा है एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है, कि प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए पे बेच रहे हैं, तो दो टाइप की चीजों को हमारे साथ एक साथ हमें स्कैटर्ड ग्राफ में दे दिया है। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। जरा एक बार सभी लोग बताना, अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो ई है, जो सी है, सी इज बेसिकली हेयर, ठीक है, वो पता नहीं संभाव अपने आप ज्यादा स्पेस बन जाता है ग्राफ में, राइट। तो जो सी है, आप मुझे बता सकते हो कितनी वस्तुएं बिकी और एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है। सोचो, जो सी है उसके लिए कितनी वस्तुएं बिकी, और तो और एवरेज सेलिंग प्राइस है कितना। अनु ओके, यस, स्कैटर्ड ग्राफ बोलते हैं इसे।
अच्छा, इसी में एक तीसरा पैरामीटर भी हो सकता था, राइट। उसमें फिर बबल्स बन जाते उसकी साइज को डिनोट करने के लिए। शरद ओके, शालिनी ओके, क्या बात है। और तो हमने क्या देखा, जो सी है बच्चों, सी के लिए वस्तुएं बिकी हैं 108, और प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए पे बेचा गया वो आप देखोगे 2000 और 3000 के बीच में है। तो इसे हम 2500 लिख दें, 2000 3000 के बीच में है 2500। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सी जो है, वस्तुएं बिकी 108 और प्रत्येक वस्तु की कीमत है 2500 रुपए। डन, नाइस। अविनाश से सजल, राइट, डन। चलिए अब आगे बढ़े। ये इस ग्राफ को हम बोलते हैं रडार ग्राफ, या इसी को हम बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं स्पाइडर वेब। तो इसको या तो आप ये बोल दो रडार ग्राफ, या फिर आप इसे ये बोल दो स्पाइडर वेब, क्योंकि ये मकड़ी के जाले की तरह है ना। तो स्पाइडर वेब जो होता है कि हम उसमें डेटा पढ़ते कैसे हैं, इसमें तो इंफॉर्मेशन सारी डायरेक्टली दे रखी है। वैसे डेटा हम पढ़ते कैसे हैं, सेंटर होता है 0। अब जैसे अगर हम दिल्ली के लिए वैल्यू काउंट करें, तो ये जो पॉइंट है पहला वाला पेंटागन, ये हुआ 100 का, ये हुआ 200, ये हुआ 300, ये हुआ 400। तो 300 और 400 के बीच में है, मतलब 350, वही लिखा है दिल्ली के लिए। अच्छा, ऐसे ही मुंबई के लिए अगर देखा जाए, ये 0 है, 100, 200, 300, तो ये लिखा है 300। अहमदाबाद के लिए देखा जाए, ये 0 है, 100, 200, 300, 200 300 के बीच में है, तो 250 हो गया। समझ रहे हो? डन, ग्राफ पढ़ना आ रहा है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बेसिकली अभी तो मैंने आपको यह बताया कि ग्राफ के हमारे पास में डिफरेंट किस फॉर्म में डेटा दिया जाता है, राइट। अब वंस अगेन एक बार फिर से आप थोड़ा सा ये समझ लेना कि हमारा जैसे एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क होता है, तो उसमें लगभग 10 सवाल आपको मिलते हैं 35 क्वेश्चन में से। अगर हम बैंक के एग्जाम के मेंस वाला पार्ट की बात करें, अगर हम बैंक एग्जाम में मेंस वाले पार्ट की बात करें, तो मेंस में आप ये समझ के चलिएगा, उसमें तो सेक्शन का नाम ही डीआई होता है ना। तो इसमें मेंस में क्या होता है कि आधे से ज्यादा, इनफैक्ट 60% से ज्यादा हमारे पास सेट्स आते हैं, 60% से ज्यादा डीआई का हिस्सा होता है। अब इस मेंस में हो क्या सकता है, सबसे पहली चीज तो है कि हमारे पास थोड़ी सी, एक तो केसलेट जो होता है वो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। प्री में आसान होगा, मेंस में थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो एक तो ये चीज हो सकती है कि केसलेट्स की फॉर्म में हमारे पास सवाल पूछा जाए डीआई का, राइट। दूसरा ये हो सकता है कि एरिथमेटिक के जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं ना, उनके ऊपर डीआई का सेट पूछा जाए। तो एरिथमेटिक बेस्ड डीआई, तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि एरिथमेटिक के जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, उदाहरण के तौर पे हमारे पास हो गया प्रॉफिट लॉस, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स एलिगेशन, मिक्सचर्स वाला चैप्टर हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम एंड वर्क के साथ ही हम बोल सकते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न हो गया। इन सब के ऊपर डीआई के सेट्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जहां रेलगाड़ी के ऊपर टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर डीआई का सेट। इनफैक्ट जो बच्चे बैच में हैं, याद है कि हमने परसों कुछ तो सॉल्व किया था, है ना। नेक्स्ट, अगला हमारे पास इसी में आ सकता है बोट्स एंड स्ट्रीम के ऊपर डीआई का सेट, राइट। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के ऊपर डीआई के सेट्स भी पूछे जाते हैं। तो इन अ सेंस है क्या, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी डीआई सेट्स हमारे पूछे जाते हैं।
तो अब इसके अलावा किसी और चैप्टर से भी पूछ सकते हैं, जैसे समटाइम मेंसुरेशन वाले भी सवाल आए हैं डीआई की फॉर्म में। तो अब इनमें से किसी भी फॉर्म में डेट, बेसिकली इनमें से किसी भी चैप्टर से डीआई के सेट पूछ सकते हैं। उसके लिए हमें इन चैप्टर के कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो जो जो कंसेप्ट जहां पे अप्लाई होगा मैं उसी समय उसको डिस्कस करूंगा। अब ये नहीं है कि मैं आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से पढ़ाने बैठ जाऊं ना। जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल हमारे सेट्स में हो रहा होगा, जो मेरे सवाल होंगे या एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे, उनको मैं जरूर डिस्कस करूंगा प्रॉपर आराम से, ताकि सबको समझ में आए। राइट, डन। बट अल्टीमेटली हमें पढ़नी डीआई है। राइट, अखिलेश टाइमिंग यही रहेगी 11:15 से 12:30। अब अगली जो चीज है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स बेस्ड डीआई, जो पिछले 2 वर्षों में अच्छी खासी पूछी जाने लगी है। वेरिएबल बेस्ड डीआई में क्या होता है कि हमारे पास में कुछ चीजें मिसिंग होती हैं, उसकी जगह एक्स वाई जेड या एबीसी लिखा होता है, हमें उसको सॉल्व करना होता है। उदाहरण के तौर पे वेरिएबल बेस्ड डीआई, उदाहरण के तौर पे हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, जरा एक बार पढ़ना आप सभी लोग, है क्या? जरा एक बार पढ़ना क्या लिखा है। यस, सवाल कह रहा है कि बेसिकली कुछ अलग अलग लोकेलिटी हैं, मतलब अलग अलग मोहल्ले हैं। डोंट वरी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलेगा, ठीक है। बट अभी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। सवाल ये कह रहा है कि कुछ कैट्स एंड डॉग हैं, कुछ बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते हैं, वो अलग अलग मोहल्ले में उनकी कुछ संख्या है, और टोटल संख्या दे रखी है 72। टोटल संख्या दे रखी है 72, और ये भी लिखा हुआ है कि जो पाई चार्ट में वैल्यू दे रखी है वो डिग्री में है। आपको ये पता है टोटल कितना डिग्री होता है? 360। समझना जरा, दिमाग लगाते हैं। टोटल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री पूरा एंगल। अब जो मोहल्ला ए है उसमें हमारे पास 90 लिखा है। 90 का मतलब ये थोड़ी ना कि कैट और डॉग की संख्या 90 है ना। अरे टोटल ही 72 है, ए में 90 कैसे हो सकता है? ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब 1/4। जो 90 डिग्री होता है बच्चों, वो टोटल का 1/4 होता है ना, 1/4। तो इसका मतलब है 72 में अगर हम 4 से भाग दे दें तो जो मोहल्ला ए है उसमें कैट और डॉग की टोटल संख्या कितनी हो गई? 18। अब इसमें से कितनी कैट हैं, कितने डॉग हैं, हम वो भी पता लगा सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहां पे सवाल यही है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉग्स, मोहल्ले ए में कितने डॉग्स हैं। तो टोटल कैट और डॉग मिला के 18 आए हैं, और यह भी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कैट्स, उनकी संख्या ए में दे रखी है, एक्स है। तो 18 में से कैट कितनी है? एक्स। डॉग बचे हुए होंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हमें कहां से पता चलेगी? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें यहां से पता चलेगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि पहली क्लास है। वैसे जिन बच्चों को पता है वो हमारा, आपको ये भी पता है एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। तो 18 में से 12 है बिल्लियां, तो कुत्ते कितने हो गए? 6, है ना। नाइस अनु, गौरव, ग्रेट। हम इसे सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कैसे सॉल्व करेंगे? शॉर्ट टेक्निक जो हमने मैथ्स में पढ़ी हुई है, या दोबारा से फिर से शॉर्ट में बता ही दूंगा, या चलो अभी यहीं बता देता हूं। अब इसमें से कैट है एक्स, तो अब एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड क्या होता है? हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम यही बोलते हैं ना, 240 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 32 बने।
240 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 32 बने। 12 दूनी 24 होता है, 32 लाना है तो 12 और 20, -32 लाना है, -12 -20। दूसरी ओर ले गए तो प्लस का 12, साइन बदल जाते हैं, प्लस का 12 और प्लस का 20। अब आप ये सोचो, जो मोहल्ला ए है उसमें तो कुत्ते और बिल्ली मिला के 18 हैं, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि डॉग की जो कैट है वो 20 हो जाए, 18 में से 20, राइट? फिर कुत्ते कहां बचे, डॉग्स तो बचे ही नहीं, तो ये 20 नहीं हो सकता, पक्का से ये 12 होगा। इसका मतलब ये हुआ इन 18 में से हमें ये पता चला कैट्स की संख्या है 12, तो बचे डॉग्स। डॉग्स हम कैसे निकालेंगे, 18 में से 12 घटा दिया, डॉग्स आ गए 6। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया? राइट। तो ये केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि मेंस में हमें किस टाइप के सवाल मिलेंगे। डन। एक एग्जाम्पल है हमारा वेरिएबल बेस्ड डीआई का। अब ऐसे ही हम आगे बढ़े, कहां लिख रहा था मैं, यस। तो वेरिएबल बेस्ड डीआई जो है, जैसे मैंने आपको पिछला सवाल कैट एंड डॉग वाला दिखाया, वो किसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो अलग है। ऐसे ही हो सकता है कि वेरिएबल बेस्ड डीआई आपको मैथ्स के किसी चैप्टर पे मिल जाए, हो सकता है वेरिएबल बेस्ड डीआई आपको मिल जाए लेट्स से सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर के ऊपर बेस्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल बेस्ड डीआई और एरिथमेटिक बेस्ड डीआई कंबाइन करके आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है वेरिएबल बेस्ड डीआई और लॉजिक बेस्ड डीआई भी कंबाइन करके आ जाए। लॉजिक बेस्ड डीआई, या जिसे हम ये भी बोलते हैं लॉजिकल डीआई, कलर सेम रखता हूं, ये एक और अगला पोर्शन है जिसे हम ये भी बोलते हैं लॉजिकल डीआई। ठीक है, तो ये एक और अगला पोर्शन है जहां पे हमें सवाल सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, रीजनिंग की तरह थोड़ा सा सोचना पड़ता है, राइट। तो इन अ सेंस आप ये समझिएगा कि पीओ में, स्पेशली क्लर्क में भी हो ही रहा है कुछ कुछ शिफ्ट में, मेंस में हमारे पास वेरिएबल बेस्ड डीआई सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा एरिथमेटिक बेस्ड डीआई पूछे ही जाते हैं, केसलेट भी आती है, और तो और लॉजिकल डीआई भी आती है। हाँ, क्लर्क में होता क्या, आपको एक आध सेट वो भी मिल जाता है जो डायरेक्ट होता है, जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट के ऊपर। पीओ में ऐसा नहीं होता है, क्लर्क में जरूर ऐसा होता है कि मेंस में आपको एक आध सेट ऐसा मिल जाएगा जो डायरेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, आई होप इन सब चीजों का अब आपको आइडिया लग गया है, इन सब चीजों का अब आपको आइडिया लग गया है। डन डन डन, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट्स ट्राई टू लर्न अ फ्यू थिंग्स, राइट। वंस अगेन, सारी टेक्निक ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक ही क्लास में पढ़ा दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा आइडिया लग गया आपको बैंक एग्जाम में जो हमारे पास में डीआई पूछी जाती है तो किस टाइप की पूछी जाती है, उसका वेटेज कितना होता है। प्री में, जैसे कि प्री में होता क्या है कि जो एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के जो 35 सवाल आते हैं मैथ्स वाले सेक्शन में, उनमें से लगभग 10 सवाल आपके डीआई के होते हैं, जिसमें एक नॉर्मल डीआई होती है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, और दूसरी होती है केसलेट के फॉर्म में। मेंस में आधे से ज्यादा पोर्शन आपका डीआई का ही होता है, और मेंस में इनमें से किसी भी टाइप के डीआई हमसे पूछ सकते हैं। इसका आइडिया लग चुका है आपको, राइट। चलिए, अब जरा हम बात करते हैं कुछ सिंपल सी टेक्निक की। जैसे कि हमारे पास में उदाहरण के लिए मैंने एक सवाल रखा है। बच्चों, ये जो सवाल है, यहां पे हमारे पास में दो चीजें दे रखी हैं। लाइन ग्राफ आपको सही से दिखाई पड़ रहा है। किसी व्यक्ति के बारे में हमारे पास एक डेटा है कि उस व्यक्ति की इनकम और सेविंग दे रखी है अलग अलग वर्षों में। इनकम और सेविंग दे रखी है अलग अलग वर्षों में। अलग अलग वर्ष कौन से हैं? 2018 है, 19 है, 20 है, 22 है, 21 है, 22 है। ठीक है, सवाल सबसे पहले याद रखना, कभी भी जब हम डीआई के सेट सॉल्व करते हैं तो पहली चीज होती है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे हम सही से समझें। जब तक हम उसे नहीं समझ पाएंगे तब तक हम सवाल में फंसे रहेंगे।
तब तक हम सवाल में फंसे रहेंगे। तो हमारे पास डेटा क्या दिया गया है कि कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम और सेविंग्स हमें दे रखी हैं, और जो डेटा दिया गया है 5 अलग अलग वर्षों का दिया गया है। अच्छा, इनकम लिखी गई है ब्लू कलर से, ये दिख रहा है, ब्लू कलर इज इनकम, तो इनकम इज ब्लू कलर। और बच्चों सेविंग जो है ना, सेविंग है रेड कलर में। तो आप ये बोलोगे सन 2018 में इनकम कम थी, सेविंग ज्यादा, ये कैसे हुआ? डेटा पढ़ते सबसे पहले हम थोड़ा सा ये सीखते हैं, डेटा पढ़ते हैं। सवाल भूल जाओ, सवाल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एकदम भूल जाओ। ये सवाल को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है? सवाल पे हम आ जाएंगे बाद में, अभी सवाल भूल जाओ। ऊपर कुछ लिखा है, आई डोंट नो क्या लिखा है, उसको भूल जाइए, ठीक है? तो इस सवाल में सबसे पहले हमें डेटा समझना। कोई बताएगा ऐसा कैसे हुआ? जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसकी जो इनकम दे रखी है, इनकम दे रखी है, इनकम के बारे में ये लिखा हुआ है कि इनकम है 200 और 300 के बीच में, तो इनकम हो गई 250 रुपए, है ना? 200 और 300 के बीच में। और अगर सेविंग देखी जाए, 250 रुपए में से उसने बचाए कितने? ये 500 की लाइन और ये 600 की लाइन। 500 और 600 की लाइन के बीच में है, तो इसका मतलब ये 550 रुपए। ऐसे कैसे हुआ? हमें तो ये पता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुछ भी तनख्वाह है, सपोज करो एक कोई व्यक्ति है जो 50,000 रुपए कमाता है प्रत्येक महीने, उसमें से कुछ खर्चा भी करेगा, तो जो बचाएगा वो 50,000 से तो कम ही होनी चाहिए। यहां ज्यादा कैसे आ रही है? मैं फंस रहा हूं, कोई बताइए। 2018 की, यस, ऐसे कैसे? अनु, ओके, और कोई? कैन एनीबडी फिगर इट आउट? पता है इसमें है क्या? आप ये मत समझ लेना इनकम कम है और सेविंग ज्यादा है ना। बच्चों यहां पे है क्या, जो ये लेफ्ट वाली संख्याएं लिखी गई हैं, जो लेफ्ट वाली संख्याएं लिखी गई हैं, दीज आर फॉर इनकम। जो लेफ्ट वाला जो है पैरामीटर हमारे पास, ये जो संख्याएं हैं, ये इनकम के लिए है। लेकिन यहां पे भी तो संख्या एक बार देख लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60। बच्चों ये संख्याएं हैं सेविंग के लिए। आराम से डेटा पढ़ते हैं, ये संख्याएं हैं सेविंग्स के लिए कि कितने रुपए बचा रहे हैं। समझे? मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर मैं सेविंग्स लिखूं प्रत्येक व्यक्ति की, तो या प्रत्येक वर्ष में, सन 2018 में, आप ये मत सोचना 500 और 600 के बीच में। जो सेविंग वाला एक्सिस ये है, हम यहां से कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों के बीच में है, मतलब 60 और 50 के बीच में है। 60 और 50 के बीच में है। तो अगर ये 60 और 50 के बीच में है, मतलब ये वैल्यू आ गई 55। समझ में आया? 2019 में सेविंग कितनी थी? यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं 40 और 50 के बीच में है? 40 और 50 के बीच में है, तो वैल्यू आ गई 45। वही है, आराम से डेटा पढ़ना भी सीखना है हमें। 2020 में सेविंग कितनी थी? ये हमें दिख रही है, ठीक 50 पे है। 2021 में सेविंग कितनी थी? वो हमने देखा 2021 में, अच्छा सेविंग इज रेड कलर, ये हमें दिखा 20 और 30 के बीच में, 25 लिख दूं। और 2022 में सेविंग कितनी थी? ये हमें पता चली 40 रुपए। डन, क्लियर है? अच्छा, अगर इसी तरह से मैं एक्सपेंडिचर भी लिख लूं, तो एक बार लिख लेता हूं ताकि आपके दिमाग में डेटा एक बार क्लियर हो जाए। 2018 में खर्चा था 250। 2019 में अगर आप देखोगे तो ये क्या है? ये बच्चों 300 वाली लाइन और 400 वाली लाइन के बीच में है। अब तो इनकम के लिए तो हम ये वाली वैल्यूज देखेंगे ना, लेफ्ट वाली। तो 300 और 400 के बीच में है, तो बच्चों ये वैल्यू आ गई 350। डन। और यहां पे क्या है? ये ठीक 400 पे है 2020 में।
2021 में बच्चों क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है क्या मैं बोल सकता हूं 100 रुपए। और 2022 में बच्चों कितना है, ये है 500 और 600 वाली लाइन के बीच में, तो ये आ गया 550। क्या ये चीज क्लियर है, समझ में आया? तो प्रत्येक वर्ष में इनकम और सेविंग आपको पता चल गई। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इसी व्यक्ति का व्यय कितना है, एक सिंपल सी चीज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसी व्यक्ति का व्यय कितना है, इसी व्यक्ति का व्यय कितना है सन 2020 में, कितना है बताओगे? व्यय मतलब खर्चा, या जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, कितना है सन 2020 में? एक्सपेंडिचर है कितना, जरा बताओ एक बार, बताओ। कैसे निकालते हैं किसी व्यक्ति का खर्चा? ओके, अनु, अविनाश, अनु, गौरव, शरद, अवनीश, ओके। हम एक्सपेंडिचर या खर्चा हम निकालते कैसे हैं? एक्सपेंडिचर का सीधा सीधा जो मेथड होता है कि एक्सपेंडिचर हमारा होता है, या कितना भी खर्चा कोई व्यक्ति कर रहा है उसको निकालने के लिए हम सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि इनकम में से सेविंग घटा दो, इनकम में से सेविंग घटा दो। तो अगर मैं प्रत्येक वर्ष का खर्चा लिखना चाहूं, अगर मैं प्रत्येक वर्ष का एक्सपेंडिचर लिखना चाहूं, ब्लैक ग्रीन से लिख लेता हूं, खर्चा इधर लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं प्रत्येक वर्ष का एक्सपेंडिचर लिखना चाहूं, सबसे पहले तो 2020 मैंने आपसे पूछा है, 2020 में बच्चों इनकम है 400 रुपए की और उसमें सेविंग हो रही है 50 रुपए की, तो 400 में से 50 रुपए घटा दिए, यहां पे हमारे पास आ गया 350। क्लियर है, 350 हो गया। 400 है, 400 इनकम, इतने रुपए कमाए, उसमें से 50 रुपए बचाए, तो खर्चा कर दिए होंगे 350। ऐसे ही क्या आप मुझे प्रत्येक वर्ष का एक्सपेंडिचर बता सकते हो? क्या आप मुझे प्रत्येक वर्ष का एक्सपेंडिचर बता सकते हो? बताना। क्या बात है, नाइस। तो बच्चों सबसे पहले हमने पहले साल क्या किया, 2018 में, गुड गुड गुड। सभी लोग बताएं एक बार, प्रत्येक वर्ष का एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ? नाइस, ग्रेट, यस। अच्छा, पता है वही है, इस बैच में जो कंटेंट हम लोग कवर करेंगे उसी की तैयारी में मैं लगा हुआ हूं। और उसमें एक प्रॉपर एक जो होता है कि आपके जो कंसेप्ट बिल्डिंग वाले सवाल भी हों, टेक्निक सिखाने वाले सवाल भी हों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हों। प्रीवियस ईयर के जो जो क्वेश्चन होंगे उसमें ईयर का नाम भी लिखा होगा, एग्जाम का नाम भी लिखा होगा, ठीक है। तो उन सब का कॉम्बिनेशंस के साथ में हम लोग, मतलब उन सब का कॉम्बिनेशंस के साथ में आपको कंटेंट मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। चलो भाई बताइए जरा। यस बच्चों, तो 250 में से 55 घटाया, 2018 में खर्चा आया 195 रुपए का।
350 में से 45 घटाया तो यहां खर्चा आया 305 रुपए का। ये तो 2020 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। 100 में से 25 घटाया तो यहां खर्चा आया 75 रुपए का। 550 में से 40 घटाया तो यहां खर्चा आया 510 रुपए का। इतनी चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? इतनी चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? डन ना? अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, डेटा आपको क्लियर है ना? इस सवाल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एवरेज को भूल जाओ, या चलो ठीक है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि पांचों वर्ष का मिला के औसत इनकम कितनी है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे ये पूछ रहे हैं पांचों वर्ष का मिला के औसत इनकम कितनी है। औसत इनकम, ठीक है। इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमाई? नहीं नहीं नहीं, अर्निंग, देयर इज अ बेटर वर्ड। इनकम को हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? तनख्वाह? नॉट रियली। तो औसत इनकम कितनी है पांचों वर्ष में मिला के, हमें इनकम पूछ रहे हैं। आय, थैंक यू, थैंक यू शरद। ये कितनी है हमसे ये पूछ रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अब एक काम क्या है, अनु का आंसर आ गया, सभी लोग सोचना। बच्चों सवाल ये बोल रहा है कि औसत इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे कि अभी हमने जो ये सारी वैल्यू लिखी थी इन सबका हम औसत निकाल लेते हैं। याद रखना ये वैल्यू हमने लिखी थी अपनी तरफ से, एग्जाम में तो दी नहीं होती है कि ये है ये है ये है। ऑल्दो आप इन्हें वैल्यू लिख के आप इन्हें जोड़ कर करके बटे 5 कर सकते हो ना। लेकिन उसके अलावा हम एक और मेथड भी लगा सकते हैं। क्या? इसके अलावा हम इसमें एक और मेथड भी लगा सकते हैं। वो क्या है? वो आप ये समझ सकते हैं कि मुझे नहीं पता, सबसे पहले हमें रेड वाला इग्नोर करना है, हमें केवल ब्लू वाले पे ही ध्यान देना है। हमें केवल इनकम पे ही ध्यान देना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम किसी एक संख्या को एवरेज मान लो, है ना? किसी एक संख्या को एवरेज मान लेते हैं। वो कैसे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 300 को औसत मान के चल लूं, तो मैंने 300 वाली एक लाइन जो है इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, आखिरी तक बना दिया। अब हम ये देखेंगे कि जो बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो 300 से कितनी कम या ज्यादा है। कैसे? ध्यान से देखना। जैसे अगर आप देखोगे 2018 वाली वैल्यू जो है वो आधे, ये पूरा खाना है तो ये आधे खाने नीचे है, ये आधे खाने ऊपर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। ये लाइन से जितना नीचे ये उतना ही ऊपर, कैंसिल हो गए। अच्छा यहां पे अगर देखा जाए, क्या मैं बोल सकता हूं ये एक खाने ऊपर है और ये जो 300 वाली लाइन है उससे 2 खाने नीचे है। एक खाने ऊपर 2 खाने नीचे, और यहां पे 1 2 और 2.5 खाने ऊपर है। ठीक है, खाने सीधा सीधा काउंट कर रहे हैं। यस, डेविएशन मेथड है हमारा ये। तो अगर आप ये देखोगे ये आधा पार्ट नीचे आधा ऊपर, तो जितना नीचे उतना ऊपर कैंसिल हो गया। आगे बढ़े, ये एक खाने ऊपर, इस लाइन से इस लाइन मतलब एक खाना या एक वो ऊपर है, ये 2 खाने नीचे है और ये 1 2 और आधा 2.5 खाने ऊपर है। तो अल्टीमेटली हमारे पास आया क्या, कितना कम या ज्यादा हो गया? 1 में 2.5 जोड़ा, आप बोलोगे 3.5 बना। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 3.5 बना, 3.5 बना। और उसमें से 2 कम भी तो है, तो ये आ गया 1.5। लेकिन प्रत्येक खाने की वैल्यू तो 100 है ना, 100 तो 1.5 खाने की वैल्यू आ गई 150। तो हमारा जो औसत आएगा बच्चों, वो औसत कितना आएगा? हमारा जो औसत आएगा वो आएगा, हमने माना था 300, अब लेकिन एक्स्ट्रा आ गया 150,
तो जो 150 है वो 5 वर्षों में बराबर बट जाएगा। जो 150 है वो 5 वर्षों में बराबर बट जाएगा। तो अगर हम इसे 5 वर्षों में बराबर बांट दें, प्रत्येक वर्ष को मिला कितना 30, तो 300 में 30 जोड़ दिया, वैल्यू आ गई 330। ठीक है। अब आप इसी सवाल में ये बोल सकते हो 300 ही क्यों माना है, हम किसी और चीज को भी तो मान सकते थे। आयल से कि हाँ मान सकते थे, फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी चीज को मान के चल लो। जैसे यहां मैं 300 मान के चल रहा हूं, आप चाहते तो आप 200 मान के चल लेते, 250 मान के चल लेते, 350 मान के चल लेते, या 400 मान के चल लेते। अल्टीमेटली आंसर हमारा सेम ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही आता। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं इसी सवाल में यस, तो हमने इसमें यही किया, हमने किया क्या, हमने देखो वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने 300 एवरेज मान लिया, तो 300 के सामने हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब एक संख्या है, जैसे ये से आधे खाने, ये पूरा एक खाना है, ये आधे खाने नीचे लाइन से, ये आधे खाने ऊपर, तो नीचे ऊपर कैंसिल हो गया। ये एक खाने ऊपर, ये 2 खाने नीचे, ये 2.5 खाने ऊपर, तो ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव। तो एक में 2.5 जोड़ा 3.5 बना, उसमें से 2 घटा दिया 1.5 आ गया। लेकिन प्रत्येक खाने की वैल्यू तो 100 है ना, प्रत्येक खाने की वैल्यू 100। तो अगर प्रत्येक खाने की वैल्यू 100 है तो 1.5 खाने की वैल्यू 150 हो गई, 1.5 खाने की वैल्यू 150। तो जो 150 एक्स्ट्रा आया है उसे हमने 5 वर्षों में बराबर बांट दिया, मतलब 5 से भाग दे दिया। प्रत्येक वर्ष को मिला 30, तो 300 में 30 जोड़ दिया, औसत 330 आ गया। आया समझ में? ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़े बच्चों। अगला जो हमारे पास सवाल है, मतलब ये तो हम कर ही चुके हैं, इसी में अगर मैं कोई और वैल्यू लेके लेट से चल लेता, कोई और वैल्यू क्या लेके चल लो, मैं 350 औसत मान के चल लो। जैसे अगर मैं सपोज करते हैं कि अगर मैं एक औसत मान के चल लेता, 350 मैंने औसत माना। ठीक है। तो अगर 350 वाली लाइन अगर मैं बनाऊं, अगर मैं 350 वाली लाइन बनाऊं, ध्यान से देखना सभी, तो मतलब वो ठीक मिडिल से जाएगी। 350 वाली मैंने लाइन बना दी। ठीक है। अब अगर हम इधर देखें तो सबसे पहले हम ये देखना है कि कम या ज्यादा हमारा कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो यहां पे जो पहला 2018 की वैल्यू है, अब देखना है, आधा खाना इधर, आधा खाना इधर, आधा और आधा मिलके ये पूरा एक खाना हो गया। तो ये एक खाने नीचे है, तो नीचे है तो माइनस कर दो, ऊपर है तो प्लस कर देना। अब ये तो ठीक हमारा लाइन पे ही है तो इग्नोर कर दो। ये जो वैल्यू है ये आधे खाने ऊपर है तो प्लस कर दिया। यहां पे हमने देखा आधा, 1 2, 1 2 और आधा, मतलब ये जो वैल्यू है ये 2.5 खाने नीचे है, 2.5 इतना नीचे है। यहां पे हम आगे बढ़े तो आधा, 1 और आधा, मतलब आप ये देख सकते हो ना, यहां से लेके यहां तक 1 हो गया और यहां से लेके यहां तक 1 और हो गया। तो बच्चों ये है 2 खाने ऊपर। आराम से समझना। ठीक है। अब हमने क्या किया, जो प्लस माइनस वाली चीजें हैं हम उनको जरा देखते हैं, क्या कैंसिल या क्या कितना आ रहा है। अगर मैं ये देखूं, 2 में 0.5 ऐड कर दिया तो प्लस का 2.5 आया और ये माइनस का 2.5 है। तो प्लस के 2.5 से माइनस का 2.5 कैंसिल, बचा कितना, बचा केवल -1। तो हमारा औसत आएगा कितना, औसत आय हमारी आएगी कितनी बच्चों, उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये देखा कि एवरेज हम मान के चल रहे थे 350, लेकिन इससे कम कितना है, एक खाना। हमें तो पता है एक खाने की वैल्यू 100 है, प्रत्येक खाने की वैल्यू 100 है। तो जो 100 आया है उसे 5 वर्षों में हमने बराबर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 20 हो गया। 350 में से 20 घटाया तो 330 आ गया। समझ में आया? तो जब हमने 300 को एवरेज मान के चले थे,
जब 300 को एवरेज मान के चले थे तो भी हमारा आंसर यही आ रहा था, 350 को एवरेज मान के चल रहे हैं तो भी हमारा आंसर यही आ रहा था। हम रेड वाला लाइन ग्राफ इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो सेविंग वाला है, हमें केवल ब्लू वाले से मतलब है। ठीक है, डन, केवल ब्लू वाले से हमें मतलब है। अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अगर इसी में सवाल आपसे ये पूछा जाए एवरेज सेविंग, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि औसत में बचत कितनी है, औसत में बचत कितनी है, क्या आप ये बता सकते हैं औसत बचत कितनी है इन 5 वर्षों की? और याद रखना सेविंग है रेड कलर में, सेविंग है बच्चों रेड कलर में, और सेविंग हमारी इधर दे रखी है। सेविंग जो है, सेविंग की वैल्यूज हमारी इधर है, 60 50 40 30, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, सोचो 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 सोचो। यस बच्चों, यस। कितना है शरद? ओके, सभी लोग बताना, सोचना। अनु ओके, और गुड मॉर्निंग अशोक। सुब्रता एनी, राइट, क्योंकि जो भी बैचेस हमारे होते हैं उसमें सब पूरा कंप्लीट होता है। हाँ जी, देवलीना ओके, गौरव ओके, क्या बात है, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मुझे दिख रहे हैं। बच्चों अगर इस सवाल में हम ये देखें, हमें सेविंग देखनी है तो ऑफ कोर्स हमें राइट हैंड साइड से कनेक्ट करना है, कुछ भी मान के चल सकते हैं। तो अगर मैं ये मान के चल लूं, क्या 40 मान के चल लूं, तो 40 वाली लाइन हमने एक्सटेंड कर दी सीधी। अब जरा हम ये चेक करते हैं ये जो सारी वैल्यूज हैं वो कितनी कम या ज्यादा है। तो सबसे पहले एक और आधा, ये है कितना, 1.5 खाने ऊपर, तो प्लस का 1.5, ये आधे खाने ऊपर है। बच्चों ये है 1 खाने ऊपर, सब ऊपर ही है, और ये है 1.5 खाने नीचे, ये तो सीधा लाइन पे ही है। तो हमें ये दिखा प्लस के 1.5 से माइनस का 1.5 कैंसल, एक में 0.5 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 1.5, 1.5 खाना। अच्छा, सेविंग हमें राइट हैंड साइड से लेनी है, तो यहां प्रत्येक खाने की वैल्यू तो 10 है, प्रत्येक खाने की वैल्यू 10 है, तो 1.5 खाने की वैल्यू उसका 1.5 गुना 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा औसत बनेगा कितना, उसके लिए बच्चों हम करेंगे क्या, हमने माना था 40, एक्स्ट्रा बचा कितना 15, उसे हमने 5 वर्षों में बराबर बांट दिया, सबको मिला 3 3, तो 40 में 3 जोड़ दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 43। 40 में 3 जोड़ दिया, हमारे पास बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, 43 आ गई, खत्म। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, टेक्निक क्लियर है। इसमें भी आप 40 की जगह कुछ और 50 मान के चलते तो भी हमारा आंसर यही आता। ठीक है, आगे बढ़े, अगला जो है, चलो इस ये जो टेक्निक है हमारा रेशियो वाली अप्रोच जो है, ये मैं आपको तभी सिखाऊंगा जब हम पाई चार्ट्स पढ़ रहे होंगे। तो ये चीज हम तभी करेंगे जब हम पाई चार्ट्स
पढ़ रहे होंगे। यस नो, वही चीज जो पिछले सवाल में हमने की थी ना, कि हमने मान लिया भाई 40 है, सेविंग वाला तो ये वैल्यूज लिखी है, तो हमने देखा कि कितना कम या ज्यादा है। ये 1.5 खाने 1.5 ऊपर, 0.5 ऊपर, 1 ऊपर, 1.5 नीचे। तो ये जितना ऊपर पॉइंट है ये लाइन से उतना ही नीचे है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे कैंसिल हो गया। बचा कितना? 0.5 और 1, मतलब 1.5 बचा। एक खाने की वैल्यू है, प्रत्येक खाने की वैल्यू है 10, तो 1.5 खाने की वैल्यू 15। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15 एक्स्ट्रा आया। उसे 5 वर्षों में बराबर बांट दिया, सबको मिला 3-3। औसत हम क्या मान के चले थे? 40। तो 40 में 3 और जुड़ गया, 43 आ गया, खत्म। ऐसे, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नहीं देखते हैं, बेसिकली मैंने आपके लिए एक और सवाल है, इसमें हम कुछ चीजें लिख सकते हैं, बट व्हाट आई वुड से अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। ये हम कुछ आगे आने वाले समय में पाई चार्ट्स के साथ देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हम डिफरेंट सवाल बना सकते हैं। केवल ग्राफ दिया है, कुछ नहीं, सवाल अपनी मर्जी से लिखना था मुझे, बट अभी मैं यहाँ के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। या कुछ लिख दे, अगर मैं लिख दूं कि आपको कैलकुलेट करना है प्रतिशत वृद्धि, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है प्रतिशत वृद्धि, राइट। 2 अलग अलग वर्ष हैं, उनका डेटा दिया गया है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। या अगर मैं ये लिख लूं, लेट से ये है सन 2023, ये है सन 2024 का डेटा, ठीक है। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, किसी भी एक को लेके अगर हम चल लें, जैसे फॉर एग्जांपल ए में कितनी हो रही है, ए में वैल्यू जो है वो कितने परसेंट से बढ़ी है, या बी में वैल्यू जो है, बी में तो कम हो जाएगी, सी में जो वैल्यू है वो कितने परसेंट से बढ़ी है, या डी में वैल्यू जो है वो कितने परसेंट से बढ़ी है ना, ऐसे आप निकाल सकते हो। या ई में जो वैल्यू है वो कितने परसेंट से बढ़ी है, क्या आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो? करना, अभी मैं इसको यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, करना, जो भी आंसर आता है आप मुझे वो अगली क्लास में जरूर बताना, या आप कमेंट्स में भी, यूट्यूब में जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, राइट। यस सुब्रता, ऑफ कोर्स, है ना। अरे पहले एग्जाम तो आने दो, एक स्पेसिफिक एग्जाम के ऊपर हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात तभी करेंगे जब एग्जाम पास में आ जाए, है ना। प्रॉपर एकदम डेटा के साथ में बात करेंगे कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कैसे आप उन्हें टैकल कर सकते हो, राइट, ठीक है। चलो, तो वंस अगेन बच्चों, ये जो क्लास थी इसमें तो क्या ही बताऊं आपका, क्या ही बताऊं, क्या मैं बोल रहा हूं। ये जो क्लास थी बच्चों, ये थी हमारी पहली क्लास। अभी मैंने आपको डीआई में, आप ये बोलोगे कि लगभग कुछ नहीं पढ़ा है, राइट, क्योंकि जो भी 1-2 सवाल मैंने आपको कराए हैं वो चीजें हम आगे भी देखेंगे। डीआई के सेट को अप्रोच कैसे करते हैं और डीआई के सेट को सॉल्व करने के लिए जो भी सवाल आते हैं, हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, बेस्ट अप्रोच क्या होगी, उन सबसे हमारी शुरुआत होगी अपने इस डीआई बैच की। ये उसकी पहली क्लास थी, इंट्रो था, जिसमें हमने ये देखा कि एग्जाम में जो डीआई के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं, कितने सवाल आते हैं, उसके बारे में हमने बात की, प्लस एक छोटी सी डेविएशन मेथड वाली टेक्निक की, औसत निकालने वाली, राइट। तो क्लास को रखते हैं यही। वंस अगेन ये जो बैच है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है careerwill.com पे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है careerwill.com पे, और इसमें आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ऐप पे भी, करियरविल ऐप पे भी, उसके अलावा अपने लैपटॉप पे इस वेबसाइट पे भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो सुब्रता, यस, अब वंस अगेन आपका जो डाउट है स्ट्रेटेजी वाला कि हम पीओ मेंस वाले सवाल का जो भी है उनका हम एग्जाम का स्ट्रेटेजी वगैरह क्या रखेंगे,
तो इट्स बेटर कि अब थोड़ा सा एग्जाम पास में आ जाए, तब प्री हो जाए, देन विल टॉक अबाउट मेंस, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, राइट। बट कोई नहीं, बीच बीच में बताता रहूंगा। तो रखते हैं बच्चों इस क्लास को यहीं तक। मिलते हैं हम लोग, अगली जो इस बैच की क्लास होगी वो होगी मंडे को। 11:15 टाइम है, 11:15 डेली हमारी क्लास चलेगी। तो सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।